स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। अब जबकि सिलसिला शुरू हो गया है इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस का, कई दिनों तक अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और अगर अलग अलग सेक्टर्स के लिए अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि किस सेक्टर को कितना मिला। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मिस्टर सिन्हा, मेरा पहला सवाल है कि अभी तक जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, मार्च जो पहला जो 1.7 लाख करोड़ का था और जो बाकी अभी जो पिछले 2 दिनों में हमने देखा है और अभी आगे ये सिलसिला चलता रहेगा, एक बड़ी तस्वीर अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या निकल कर आ रही है? बड़ी तस्वीर जो मेरे समझ को निकल कर आ रही वो ये आ रही है कि ये सरकार, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का हम पैकेज देंगे, 10% जीडीपी का। तो अब वो धीरे धीरे तिनका पर तिनका जोड़ के वो 20 लाख तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो कर चुके हैं उस सबको जोड़ रहे हैं। ये सारी जितने फिगर्स हैं वो आ गए हैं पब्लिक डोमेन में कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लेवरली इस बात को कहा कि लिक्विडिटी भी शामिल है। आरबीआई ने भी जो पहले किया है उसको भी हम शामिल कर रहे हैं 20 लाख में। अब आम आदमी इस बात को नहीं समझेगा, लेकिन अगर हम आरबीआई के जो द्वारा कदम उठाए गए उसको जोड़ दें और जो सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी शुरू में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, उसको जोड़ दें तो लगभग 9,70,000 करोड़ के आसपास की राशि पहले ही खर्च हो चुकी है। बाकी 10 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा उपलब्ध हुआ, जिसमें अब पहले दिन 5 लाख करोड़ रुपया निकल गया। आज मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन आज भी काफी कुछ पैसा उसमें से निकल गया होगा। लेकिन आज जो वित्त मंत्री बात कर रही थी, सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि उनके ध्यान में प्रवासी मजदूर आए, गरीब इस देश के आए। मैं तो ये उम्मीद करके बैठा हुआ था कि कल जब वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगी तो पहले वाक्य में पहला जो शब्द होगा वह होगा प्रवासी मजदूर, वह होगा देश का गरीब। लेकिन कल निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने एमएसएमई वगैरह की बात तो की, अच्छी बात थी, उसको करना चाहिए था, लेकिन सीक्वेंसिंग में अगर उन्होंने पहले गरीबों की बात करी होती, प्रवासी मजदूरों की बात की होती, तो शायद देश को ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सीक्वेंसिंग की आप बात कर रहे हैं कि अगर सीक्वेंसिंग में अगर प्रवासी मजदूर की बात पहले की होती तो क्या हम इसे एक इंडिकेशन माने कि सरकार की जो पहली प्रायोरिटी है वो इंडस्ट्रीज हैं, वो एम्प्लॉयज हैं, नॉट द एम्प्लॉयर्स, नॉट द एम्प्लॉयज। हाँ, देश का गरीब नहीं है, एम्प्लॉयज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले उनका जिक्र करती। लेकिन उसका चांस आया, मौका आया 24 घंटे के बाद। आज जो उन्होंने कुछ बातें करी हैं उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, हम सब उससे इत्तेफाक रखते हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो आज कही वो ये कही कि वो जो प्रवासी मजदूर हैं उनको 2 महीने तक का मुफ्त का फूड ग्रेन्स राशन उपलब्ध कराएंगे। उसके ऊपर एक कुछ खर्चा आएगा, राज्य सरकारें इसका काम करेंगी। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, ये है कि आज भी हम जानते हैं कि शायद लाखों प्रवासी मजदूर सड़कों पर हैं। तो पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए थे? मैं अगर पास्ट में नहीं भी जाऊँ कि कब ये करना ज़्यादा उचित होता, तो मुझे ये लगता है कि आज के दिन उन्हें ये कहना चाहिए था कि पहला कर्तव्य जो सरकार का है वो ये है कि जितने प्रवासी मजदूर आज सड़कों पर हैं उन सब को इकट्ठा करके और जो जहां जाना चाहता है उसको वहां तक पहुंचाएंगे हम। ये हम जिम्मेदारी उठाते हैं और हजारों की संख्या में गाड़ियां निकल जाती ताकि जो जहां चल रहा है उसको वहां से सारी सुविधा के साथ उसके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। और आज शाम का भी जो दृश्य हम आप ही लोगों के टेलीविजन चैनल्स में देखा कि आज भी बहुत सारे मजदूर जो हैं वो सड़कों पर चलने के लिए बाध्य हैं, आज भी चले जा रहे हैं।
क्योंकि उनको कोई रिलीफ नहीं पहुंचा। जी, बट मिस्टर सिन्हा, एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण जब एड्रेस कर रही थी तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आज भी बहुत सारे मजदूर हैं जो पैदल चलकर जा रहे हैं, तो क्या सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि ये उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला और उसके तहत उन्होंने ये बोला कि ये जो राज्य सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों से मजदूर गुजर रहे हैं, ये उनका दायित्व है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये कितना कैलेस स्टेटमेंट है और वाकई में आई मीन हाउ डू यू रियली सी दिस स्टेटमेंट? नहीं, इट इज नॉट ओनली ए कैलेस स्टेटमेंट, इट शोज ए गेम प्लान। ओके, वो गेम प्लान क्या है? वो गेम प्लान ये है कि ये सारी जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों के ऊपर डालकर भारत सरकार बिल्कुल साफ तौर पर निकलना चाहती है। और ये मैं शुरू से वार्न कर रहा हूं लोगों को कि यही अल्टीमेटली भारत सरकार करेगी, यही उसका प्लान ऑफ एक्शन है कि जो भी जहां दिक्कत हो रही है वो सब डाल दो इनके ऊपर और राज्य सरकारों के ऊपर खुद बेदाग होकर निकल जाए। ये बहुत छोटी सस्ती राजनीति है और बाकी सब जितने राजनीतिक दल हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो देखें कि सरकार इसमें सफल नहीं हो। मैं मानता हूं कि सबसे पहले आज हम 51 दिन के बाद बात कर रहे हैं, लॉकडाउन 24 मार्च को शुरू हुआ, आज 51st डे है। आज इनको सुध आई है प्रवासी मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की। इतने दिनों में इन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए। ये तो आप सब लोगों ने जब टीवी में दिखाने शुरू किए वो हृदय विदारक जो दृश्य थे, कितने लोग मर खप गए रास्ते में, तब जाकर इनकी आंख खुली। और कल जब उन्होंने अपने पैकेज की घोषणा की थी तो उसकी आप जानती हैं कि बहुत चारों तरफ शिकायत हुई कि इसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। तब आज बाध्य होकर उनको करना पड़ा। लेकिन ये कदम भी अपने आप में नाकाफी है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में दुनिया भर की दिक्कतें हैं, लेकिन विशुद्ध राजनीति इस समय हो रही है। सबसे अफसोस की बात यही है कि विशुद्ध राजनीति हो रही है और आज के दिन भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह दूसरे के ऊपर थोपकर निकल जाओ। सारा जो मिसेस सिन्हा, जो ये कोविड रिलीफ पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया गया है और वीज़ा भी अगर आप दूसरे देशों में जिस तरीके के अनाउंसमेंट्स आए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोप में किसी भी देश में जो देखा गया है, एक कोविड रिलीफ पैकेज का स्वरूप क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर भारत की सरकार के हम अनाउंसमेंट्स देखें, पिछले जो 1-1.5 महीने में जो भी अनाउंसमेंट्स उन्होंने किए हैं थोड़े बहुत, वो ज़्यादातर क्रेडिट के चारों तरफ सेंटर्ड है कि यानी कि आप बैंक से कर्ज लीजिए, बैंक से लोन लीजिए और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लोन को आपको वापस करना है। आज भी मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी जिन्होंने कहा कि अभी भी जो गांव के किसान हैं उन पर इस चीज़ का दबाव है कि वो क्रेडिट तो ले लेंगे लेकिन उन्हें वापस बैंक्स को वापस देना है वो पैसे। तो क्या ऐसे कोविड रिलीफ पैकेज के कोई मायने हैं? Does it make sense at this point of time when people are distressed, when people are hungry, they don't have money in their pockets? बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है, क्योंकि जितने कल और आज को मिलाकर पैकेज की घोषणा हुई है ना, वो सारा कुछ बैंकों के द्वारा, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लोन के रूप में, कर्ज के रूप में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आज जैसे उन्होंने वित्त मंत्री ने इनकी बात की, स्ट्रीट वेंडर्स की, उनको भी क्या करेंगे? कर्ज देंगे, सबको कर्ज देंगे। 2 महीने से मार्च और अप्रैल की वेजेस और सैलरीज छोटे उद्योग धंधे जो हैं उन्होंने अपने मजदूरों को नहीं दिया, इसी से तो बाध्य होकर उनको निकलना पड़ा जहां जहां वो थे। तो ये पैसे उनको कौन उपलब्ध कराएगा? क्या हम उम्मीद करें कि छोटे उद्योग धंधे जो हैं वो लोन लेंगे, लोन लेकर उसके बाद उसमें से मजदूरों को देंगे? नहीं, ये भार भी भारत सरकार को सीधे अपने ऊपर उठाना चाहिए था। तो ऐसा भारत सरकार ने नहीं किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि सारा पैकेज जो है उसमें बजट का जो आउटगो होता है, बजट से जो पैसा निकलना चाहिए, भारत सरकार के बजट के ऊपर उसका बहुत कम 1 अंश भी, 1.25 अंश शायद होगा, बाकी सब दूसरे के ऊपर है, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे।
लेकिन मिस्टर सिन्हा अगर दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाएंगे, और जैसा आपने कहा कि केंद्र सरकार की जो पूरी रणनीति है वो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ राज्य सरकारों के ऊपर थोपना चाह रही है, तो इस समय तो राज्य सरकारों के पास भी पैसा नहीं है। ये पूरी जो महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है ये किस स्तर पर लड़ी जाएगी, ये किस डायरेक्शन में ये पूरी बैटल जारी है, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि किसी भी स्टेट से आप बात करिए, किसी भी राज्य सरकार से आप बात करिए, जो खासकर जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें तो अपने जीएसटी रेवेन्यूज़ भी नहीं मिले। तो जब जीएसटी रेवेन्यूज़ नहीं मिले हैं तो उन्हें एडिशनल रेवेन्यू सरकार कहाँ से देगी? और इस बात को कोई वोसिफरसली बोल भी नहीं रहा है, और जो बोल रहा है उसकी आवाज़ें केंद्र सरकार तक पहुँच नहीं रही हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आपके जैसे बहुत कम पत्रकार हैं, नीलू व्यास जी, जो इन बातों की चर्चा भी करते हैं अपने चैनल पर। अगर मैं किसी दूसरे चैनल पर अभी होता ना, तो वो कहते कि समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं ये इंटरव्यू। कोई इस पर करने को तैयार नहीं है। So it's a pleasure you're there on air. Yes sir, go ahead. कि मीडिया को दबाकर या मीडिया के माध्यम से, जो गोदी मीडिया है खास करके, उसके माध्यम से दुष्प्रचार करा के वो अपना संदेश जनता तक पहुंचा देगी और दूसरे का संदेश जनता तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं कई लोगों से बात कर चुका हूं कल से लेकर आज तक, और सब लोग इसी बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि भाई सब लोन आप सब कर्ज के रूप में दे रहे हो, तो वो कर्ज क्यों लेगा? वो आफ्टर ऑल उसको कर्ज चुकाना पड़ेगा ना। अब आप कर्ज ले लीजिए, काहे के लिए लीजिए? धंधा करने के लिए लीजिए, अपने बिजनेस को, बिजनेस का मतलब हुआ प्रोडक्शन कीजिए। मजदूर चला गया, मजदूर कब लौटेगा प्रश्न चिन्ह है। तो वो प्रोडक्शन होगा कैसे? वो कर्ज लेके करेगा क्या? बिल्कुल। इसलिए वो कर्ज नहीं लेगा। लेकिन कहने के लिए हो गया, बड़े जोर से इस बात का प्रचार किया जाएगा 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ हमने दे दिया। और मैं आपसे दावे के साथ आज के दिन इस बात को कहना चाहता हूं कि जब भी ये जो सीरियल बजट निर्मला सीतारमण रोज पेश कर रही हैं, जिसका आज दूसरा दिन था, तो वो जब भी खत्म होगा, कल खत्म हो, परसों खत्म हो, आप देखिएगा कि वो सब जोड़ के बताएंगी कि 21-20 लाख इतने हजार करोड़ का हमने पैकेज देश को दे दिया। और उसके बाद लोग कहेंगे कि रूजवेल्ट के नए डील के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ा डील हुआ है, और ऐसा तो कभी, ऐसी भूतपूर्व घटना भारत में कभी घटी ही नहीं थी। और आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ रहा है और लोग सड़कों पर मर रहे हैं। यही दुर्दशा देश की होने वाली है। तो अब एक छोटा सा ब्रेक लूंगी यशवंत जी, लेकिन उसके ब्रेक के जाने के पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगी कि क्या आप भी इस बात से अग्री करते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसके लिए कोविड रिलीफ पैकेज का मतलब फिर से एक बार जुमला है, आंकड़े हैं, और क्या जुमलों और आंकड़ों से जो भूखे लोग हैं क्या उनका पेट भरा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत दिन पहले, कई हफ्ते पहले ट्वीट करके एक बात कही थी कि वर्ड्स आर नॉट फूड। शब्दों से पेट नहीं भरेगा, रेटोरिक से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा भोजन से। और इसलिए भोजन तत्काल उपलब्ध कराओ, उनको घर भेजो। क्यों? आज देखिए, आज हम 75-78 हजार मैसेज हो गए। आज हम उन मजदूरों को भेज रहे हैं वापस, जहां जहां मजदूर जा रहे हैं वहां संक्रमण बढ़ रहा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब 563 केस थे, जब 24 मार्च को इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उस दिन से भेजते तो शायद संक्रमण कम होता। तो न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न कोविड रुका, और तकलीफ मजदूरों को जो होनी थी हो गई। और आज भी निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, और बिल्कुल दावे से कहा कि नहीं, भोजन तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनको तीनों समय मिल रहा है। लेकिन जो हमारे चैनल पे जो तस्वीरें गुरमीत सपल ने एक डॉक्यूमेंट्री की थी और उसके जरिए जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं वो बहुत ही दिल दहलाने वाली है कि लोग आज भी भूखे मर रहे हैं। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारी बातचीत यशवंत सिन्हा जी से जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा स्वराज एक्सप्रेस पर।
RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। मिस्टर सिन्हा, अब पूरा सवाल ये है कि आंकड़े, जुमले, कर्ज, लोन, पूरी बात इस पर आकर सिमट गई है, लेकिन जो एक बड़ा सवाल है और सरकार इस पर बार बार इस चीज़ को बोलती आई है कि उनके पास इतना फिस्कल स्पेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स वो कर सके। आपने इकोनॉमी को बहुत क्लोजली समझा है, देखा है कि किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को एडजस्ट किया जा सकता है, बाकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो क्या वाकई में भारत की सरकार के पास इतना स्पेस है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर्स कर सकते हैं ऐसी हालत में? उनको स्पेस बनाना पड़ेगा, फिस्कल स्पेस बनाना पड़ेगा। अभी हाल में आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने घोषणा की कि वो 4 लाख करोड़ से ऊपर कुछ राशि से अपना कर्ज इस साल का बढ़ा रही है, जो मार्केट उनका बोरोइंग होता है। तो वो तो ऑलरेडी हो रहा है, जब लगभग 2% GDP का। मैंने 3-4 हफ्ते पहले एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में जी, जिसमें मैंने ये कहा था जोर देके कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो मेरे द्वारा लाया गया था और पार्लियामेंट से पास हुआ था। लेकिन उसके बावजूद मैंने जोर देके इस बात को कहा कि अभी हमको फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी है। अभी 10 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान करना पड़े, 15 लाख करोड़ का प्रावधान करना पड़े, हमें ये प्रावधान करना पड़ेगा। और शायद RBI को हमें ये भी कहना पड़ेगा कि इसमें नोट छापो, लेकिन साथ ही साथ जो हमें इसके लिए एहतियात बरतनी चाहिए, जो हमको सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारी सावधानी हम लोग को बरतनी चाहिए ताकि बात खास करके महंगाई हाथ से न निकले। तो आपके कहने का मतलब है कि 2 pronged अप्रोच होना चाहिए कि आप RBI से भी लोन्स लें और मार्केट बोरोइंग्स भी करें और इसी हिसाब से आपका फिस्कल स्पेस बनेगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और मैं ये भी साथ साथ आपको कह दूं कि 1 फरवरी को इस साल का बजट आया था। 1 फरवरी के बाद से 3.5 महीने के भीतर उस बजट का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली भारत सरकार को तुरंत एक रिवाइज्ड बजट बनाना शुरू कर देना चाहिए और उसको पार्लियामेंट के सामने जब मौका मिले तो रखना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है टैक्स रिसीट्स में, इनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है नॉन टैक्स रिसीट्स में। जैसे इन्होंने PSU का डिसइन्वेस्टमेंट पर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का अनुमान लगाया था जी। वो पैसा क्या आपके मार्केट कंडीशंस में मिल पाएगा? तो इसलिए लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को पहले से ही होगा। उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन टैक्स कम नहीं हुआ है, टैक्स बल्कि बढ़ा ही है, कीमतों में कमी नहीं आई है। तो उसका पैसा भारत सरकार को मिलेगा। भारत सरकार ने कुछ इकोनॉमी के मेजर्स भी, ऑस्टेरिटी के मेजर्स लिए हैं और उसमें गुंजाइश है। उससे मुझे लगता है कि कम से कम 10% बजट का बचाया जा सकता है, जो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होगा। तो इस तरह हम लोग कुछ पैसे इन माध्यम से जुटाएंगे। लेकिन फिर भी अगर बजट से भारत सरकार के
10 लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया निकलता है तो निकले, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पहले हम गरीबों की चिंता करें और दूसरा हम अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए जो भी प्रयास करना है उसकी कोशिश करें। लेकिन जो मूडीज की रिपोर्ट आई है और जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भारत की जो इकोनॉमी है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको नेगेटिव में किया, अभी 0% मूडीज ने किया। मिस्टर सिन्हा, आपका क्या अजम्पशन है कि सारे फिस्कल मेजर्स एडॉप्ट करने के बाद भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कब तक पटरी पर आ जाएगी? कब तक एक आम आदमी को रीअश्योरेंस मिल पाएगा कि आज हमारी इकोनॉमी सेफ है? देखिए, ये है भविष्यवाणी करना आज के दिन बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं कि लगभग 2 साल से हर तिमाही में भारत का जो प्रगति का विकास दर है वो गिर रहा था नीचे। पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था में समस्याएं थी, आज भी वो समस्याएं बरकरार हैं और कोविड के चलते पिछले 50 दिनों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई है। और मेरा अगर जरा भी अनुभव है 91 का, 98 का, उसके बाद का, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब अर्थव्यवस्था इस तरह के संकट में फंसती है तो उससे उबरने में कई साल लगते हैं। ये कुछ कई महीनों की बात नहीं है, कई साल लगेंगे इससे उबरने में और बहुत तरह के इंतज़ाम करने पड़ेंगे, तब जाके ये संभव होगा। कभी कभी ऐसा हुआ है कि देश की अर्थव्यवस्था हम लोगों की खतरे में फंस गई है, लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है। आज तो विश्व की अर्थव्यवस्था भी चौपट है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट है, तो वहां से हमें कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। इसलिए तत्काल किसी पटरी पर वापस लौटने की उम्मीद ही हमको छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत का हौसला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत ही भारत को आगे लेकर जाएगा या बिल्कुल कुछ भी नहीं है? ये नहीं, आत्मनिर्भर की कहीं परिभाषा नहीं उन्होंने। आत्मनिर्भर का उन्होंने कहा लोकल के बारे में वोकल हो जाओ, उसको ग्लोबल बना दो। जुमला, ये जो तुकबंदी है ये कुछ नहीं है, जुमला है। लोकल को बना दो, लोकल को ग्लोबल बना दो, इतने आसानी से बन जाता तो केवल मधुबनी पेंटिंग नहीं, हर चीज भारत के देहात की अब तक पहुंच गई होती दुनिया में। इतना आसान नहीं है जितना प्रधान। आत्मनिर्भर का क्या मतलब कि हम आत्मनिर्भर होंगे और दुनिया के सप्लाई चेन में अपनी भूमिका भी निभाएंगे। दुनिया के सब देश आत्मनिर्भर होना चाहेंगे और उतना आसान हमारे लिए नहीं होगा कि हम दुनिया के सप्लाई चेन में घुस जाएं। तो मिस्टर सुनाब, माफ करिएगा, बस समय बहुत कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आप कई सालों से बीजेपी को और मौजूदा सरकार को अपने सजेशंस देते हुए आए हैं और आपकी बात उन्होंने आज तक नहीं मानी है, चाहे वो डिमांड क्रिएट करने को लेकर हो या कोई भी मेजर को लेकर हो। लेकिन आज अगर मैं आपसे बहुत ब्रीफली एक लाइन में एक सजेशन मोदी जी को देने के लिए कहूँ तो आप वो क्या देंगे? और फिर मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करूंगी। मैं उनसे यही आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो इंडियन आर्मी को लगाएं, वो चाहें तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाएं, जितनी एजेंसीज हैं सबको लगाकर सबसे पहले वो काम करें ये कि अगले 24 घंटे के भीतर एक भी प्रवासी मजदूर पैदल भारत के सड़कों पर नहीं होगा। उनको हम लोग सब गंतव्य तक पहुंचाएंगे, रास्ते में उनको सुविधाएं देंगे, उनको कैंप्स में रखेंगे और घर तक पहुंचाएंगे। ये अगर वो कर दें तो बहुत बड़ा कल्याण का काम। चलिए, खैर प्रॉमिसेस तो बहुत आई हैं और अभी आती रहेंगी कुछ दिनों तक। अब देखना ये होगा कि कितनी इम्प्लीमेंटेबल है। और जैसा आपने कहा कि वाकई में प्रवासी मजदूर अगर एक भी सड़क पर ना दिखे तो वो भी शायद इस समय मौजूदा सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर यशवंत सिन्हा फॉर ज्वाइनिंग ऑन स्वराज एक्सप्रेस। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो मेरी तरफ से ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी इन्हीं तीखे सवालों के साथ।